नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। हमारा देश भारत दिन ब दिन तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी आर्थिक मंदी और राजनीतिक उथल पुथल से परेशान है। दिन ब दिन पाकिस्तान में महंगाई दम भर रही है। मुल्क के हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसे में एक और खबर से पाकिस्तान की नींदें उड़ गई है। भारतीय कंपनी टाटा ग्रुप की कैपिटलाइजेशन पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से कहीं ज्यादा हो गई है। आईएमएफ के मुताबिक पाकिस्तान की जीडीपी तकरीबन 341 बिलियन डॉलर की है। वहीं टाटा ग्रुप की मार्केट वैल्यू की अगर बात करें तो 365 अरब डॉलर है, जो पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज्यादा है। खास बात यह है कि भारत की दूसरी बड़ी कंपनी है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं और एक रिपोर्ट देखते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, ये बात आज पाकिस्तान पर पूरी तरह लागू होती है। आतंक का बीज बोने वाला पाकिस्तान आज उसका फल काट रहा है। इस पाकिस्तान ने आतंकी भेजकर मुंबई के ताज होटल पर हमला करवाया। 166 लोगों को मौत के घाट उतरवाया। वो पाकिस्तान आज हलकान है, दाने दाने को मोहताज है, दुनिया में कर्ज के लिए कटोरा लेकर घूमता फिर रहा है। जिस टाटा ग्रुप की कंपनी होटल ताज पर पाकिस्तान के गुर्गों ने हमला किया था, उसी टाटा ग्रुप की मार्केट वैल्यू आज पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज्यादा है। आतंक को चुनने वाला पाकिस्तान आज भारत की एक कंपनी के मार्केट कैप से भी पीछे है। अगर दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो अकेला टाटा ग्रुप चाहे तो वो पूरे पाकिस्तान को खरीदने का मादा रखता है। बार बार भारत से मुकाबला करने की भूल करने वाला, मुगालते में जीने वाला, भारत की बर्बादी का ख्वाब देखने वाला, बॉर्डर पर घिनौनी चालें चलने वाला पाकिस्तान एक बार फिर से बेपर्दा हो गया है। दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा पाकिस्तान। उसकी हैसियत लगातार गिरती जा रही है। पहले से भुखमरी का सामना कर रहे पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर है। अपने हालातों से पस्त पाकिस्तान कर्ज का कफन सीने को मजबूर हो गया है। आज भारत की सिर्फ एक कंपनी ने पाकिस्तान के गुरूर को चकनाचूर कर दिया है। भारत के टाटा ग्रुप के सामने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बौनी पड़ गई है। भारत की दूसरी बड़ी कंपनी टाटा ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन 365 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। यह पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज्यादा है। पिछले साल टाटा ग्रुप की कई कंपनियों ने शानदार प्रदर्शन किया था। इसके बाद टाटा ग्रुप ने यह उपलब्धि हासिल की है। आईएमएफ के मुताबिक पाकिस्तान का इकोनॉमी साइज 341 अरब डॉलर है। वहीं टीसीएस की वैल्यू ही करीब 15 लाख करोड़ रुपए की है, या यूं कहें कि 170 अरब डॉलर की। टाटा ग्रुप के मार्केट वैल्यू में बढ़ोतरी में अलग अलग लिस्टेड कंपनियों का अहम योगदान रहा है। टाटा मोटर्स एंड ट्रेंड्स ने पिछले एक साल में शानदार रिटर्न दिए हैं। ऐसी ही तेजी टाइटन, टीसीएस और टाटा पावर में भी रही। टाटा टेक्नोलॉजी समेत 8 टाटा कंपनियों ने पिछले 12 महीनों में अपनी वैल्यू दुगनी की है। टाटा केमिकल्स एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसकी वैल्यू में गिरावट आई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार जहां पाकिस्तान की कुल जीडीपी 341 बिलियन डॉलर की है, वहीं भारत की स्वदेशी एक कंपनी टाटा ग्रुप, उसकी मार्केट वैल्यू 365 बिलियन डॉलर है। यानी पाकिस्तान की जो हालत है वो इतनी खराब है कि भारत की एक कंपनी से उसका जो जीडीपी है बहुत नीचे है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि पाकिस्तान ने
अपने यहाँ पर जो प्रायोरिटीज फिक्स की वो डिफेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करता रहा, जहाँ पर एग्रीकल्चर बेस होने के बाद भी उसने वहाँ पर एग्रीकल्चर की ओर ध्यान नहीं दिया। लॉ एंड ऑर्डर वहाँ खराब है, राजनीतिक जो अनस्टेबिलिटी है, तो ऐसे बहुत से कारण हैं कि जिसके कारण से पाकिस्तान की ये हालत आज तक हुई है। पाकिस्तान अपने यहाँ पर उत्पादन ना करके, अपने यहाँ रिसोर्सेज ना बढ़ाकर, हमेशा दूसरे देशों से लोन लेकर और काम चलाने के लिए जुगाड़ में रहा। बचा खुचा जो पाकिस्तान में था उसको चाइना जैसे देश ने वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट लगाकर और उसको खोखला करने का काम किया। तो इसलिए पाकिस्तान की जनता भी त्रस्त है, लेकिन दुर्भाग्य है कि वहाँ जो नेता हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं, वो मजे कर रहे हैं, लेकिन जनता जो है वो त्रस्त है। इसका मतलब सीधा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, ना उनका उसके बारे में कोई इंटरेस्ट है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत की महज एक कंपनी चाहे तो वो पाकिस्तान को खरीदने का मादा रखती है। जाहिर है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी गंभीर मंदी से जूझ रही है। मंदी के हालात हमने आपको कई बार बताए भी कि कैसे मंदी के चलते पाकिस्तान में महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया है और धीरे धीरे पाकिस्तान को अपनी जद में ले रहा है। बता दें कि पाकिस्तान पर इस वक्त करीब 125 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में मौजूद थिंक टैंक कबार्ड लैब की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान के खस्ता हाल को लेकर एक भयानक तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान का कर्ज IMF के आंकलन से कहीं ज्यादा गंभीर है। रिपोर्ट में कर्ज की हालत को भड़कती आग के रूप में बताया गया है। यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब टाटा ग्रुप का मार्केट कैप पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी से भी ज्यादा है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान का कर्ज काफी बढ़ा है। रिपोर्ट की माने तो 2011 से 2023 तक पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति कर्ज 36% बढ़कर $1,122 हो गया है। वहीं पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति GDP 2023 में 6% से घटकर $1,233 हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को कर्ज की चुनौती का सामना करने के लिए फौरन रणनीतिक हस्तक्षेप करने की जरूरत है। फिलहाल पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ राजनीतिक संकट से भी जूझ रहा है। पाकिस्तान में हाल ही में हुए आम चुनाव के नतीजों को लेकर भी अभी तक कोई पुख्ता फैसला नहीं आया है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में कई जगहों पर लोग अपने हक को लेकर सड़कों पर भी उतर आए हैं। आलम यह है कि पाकिस्तान के लोग अब पाकिस्तान से आजादी की मांग भी कर रहे हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान का इस गंभीर संकट से निकल पाना नामुमकिन सा दिख रहा है। रामेश नकवी, न्यूज़ इंडिया। तो देखा आपने कि कैसे भारतीय कंपनी टाटा ग्रुप रोज नए आयामों को छू रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो मंदी के जाल में फंसता ही जा रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो बीते कई सालों से पाकिस्तान के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे? इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। गायब हो रहे हैं पाकिस्तान के दोस्त। आर्थिक तंगी से जूझता पाकिस्तान। पाकिस्तान की मदद से घबराए दोस्त देश। मदद के लिए पाकिस्तान के रास्ते बंद। सवाल है आखिर क्यों अमेरिका, सऊदी और चीन जैसे देश पाकिस्तान को पैसा देने से डर रहे हैं? क्यों पाकिस्तान इस क्राइसिस में अकेला रह गया है? आज पाकिस्तान के हालात लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से हुए। चलिए इसे समझते हैं। कर्ज के बोझ तले क्यों है पाकिस्तान? पाकिस्तान की इकोनॉमी कर्ज पर ही चलती है। हर साल लोन लिया जाता है,
फिर लोन का इंटरेस्ट बढ़ता है, लोन चुकाने के लिए पैसा होता नहीं और फिर उस लोन का इंटरेस्ट चुकाने के लिए और लोन लिया जाता है और इसमें आम आवाम पिसती है, क्योंकि इसका फायदा आम आवाम को तो होता नहीं। मसला यह है कि पाकिस्तान को एड की लत लग चुकी है और यही पाकिस्तान की बर्बादी की मुख्य वजह है। चलिए अब ये समझते हैं कि पाकिस्तान पैसा कैसे कमाता है और पाकिस्तान के बजट को भी समझते हैं। कैसे कमाता है पाकिस्तान पैसा? राजस्व प्राप्तियां यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट। पाकिस्तान की रेवेन्यू रिसिप्ट की बात की जाए तो ये 9,40,000 करोड़ है। दूसरा है पूंजीगत प्राप्तियां मतलब कैपिटल रिसिप्ट। इनकी अगर बात की जाए तो ये 2,37,000 करोड़ है। और तीसरा है बाहरी प्राप्तियां यानी कि एक्सटर्नल रिसिप्ट जो कि 5,54,000 करोड़ की है, यानी कि 28.5% पैसा विदेशी ऋण की अदायगी के लिए किया जाता है। यानी ये हुआ कि एक्सटर्नल रिसिप्ट्स के लिए पाकिस्तान 3,93,000 करोड़ पैसा लगाता है और पाकिस्तानी आर्मी को मिलता है 1.5 करोड़ रुपया। सिर्फ इन दो चीजों में पाकिस्तान अपने पूरे बजट का 40% पैसा उड़ा देता है। अब इससे समझा जा सकता है कि जब इतना पैसा दो चीजों के लिए निकाला जाए तो पैसा बचेगा कैसे। अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए पाकिस्तान नए नए लोन लेता रहता है। अब ये बात IMF अच्छी तरह से जानता है। इस बात को जानते हुए भी IMF 23वीं बार पाकिस्तान की मदद करने जा रहा है। अब ये बात भी समझना जरूरी हो जाता है कि IMF कैसे मदद करता है। IMF की मदद के 2 बेल आउट्स होते हैं, एक टेक्निकल रिव्यू और एक स्टाफ लेवल रिव्यू। टेक्निकल रिव्यू में पाकिस्तान पास हो चुका है। 2019 में पूर्व PM इमरान खान ने IMF से $6 बिलियन का बेल आउट मांगा था। इसमें से 1.1 बिलियन रिलीज भी हुए थे, लेकिन जब भी IMF पैसा देता है तो IMF देश के सिस्टम में इंटरफेयर भी करना शुरू कर देता है, कुछ कंडीशंस लगा देता है। IMF ने पाकिस्तान को पैसा दिया पर एक शर्त पर। वो शर्त थी कि इस पैसे का इस्तेमाल रेवड़ी पॉलिटिक्स में नहीं किया जाएगा। रेवड़ी पॉलिटिक्स का मतलब सब्सिडीज या फ्री बाइब्स। अक्सर सरकार जरूरी चीजों के प्राइस को कंट्रोल करने के लिए सब्सिडी देती है। जब तक महंगाई कंट्रोल में है, लोग खुश हैं। अमूमन पाकिस्तानी नेता कुछ ऐसा ही करते हैं। सब्सिडी देकर हर नेता आवाम के बीच लोकप्रियता हासिल करना चाहता है, फिर चाहे वो इमरान खान हो या शहबाज शरीफ। इन दोनों ने ही सब्सिडीज बरकरार रखी। फिर IMF ने कहा कि अगर हमारे दिए हुए पैसों का इस्तेमाल पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है तो ये नहीं चलेगा। IMF का कहना है कि अगर बेल आउट पैकेज चाहिए तो पहले हमारी सारी शर्तें माननी होंगी। अगर शर्त मंजूर है तभी पैसा मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि IMF ने टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए कहा। यानी IMF का कहना है कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो टैक्स देते हैं। अब सवाल यह है कि जब सरकार के पास कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं है तो वो आने वाले दिनों में लोन इंस्टॉलमेंट कैसे चुकाएगा। यानी ये कि पाकिस्तान को फिर से लोन की जरूरत होगी। IMF ने पाकिस्तान को साफ तौर पर कहा है कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर 5 से 7% की दर पर ही रखो। इसके उलट पाकिस्तान में मौजूदा महंगाई दर 35% के आंकड़े को पार करने के कगार पर है। पाकिस्तान की आज हालत यह है कि आगे कुआं और पीछे खाई। इन्फ्लेशन कम करने के लिए सब्सिडी तो देनी पड़ेगी जो IMF को मंजूर नहीं, और अगर अपनी इनकम बढ़ाने के लिए मौजूदा सब्सिडीज को खत्म कर दिया तो लोगों का गुस्सा झेलना पड़ेगा, जो पाकिस्तान में हो रहा है। IMF को इन सब बातों का इल्म है, लेकिन वो काफी स्मार्टली प्ले कर रहा है। पैसा देने से मना नहीं कर रहा, लेकिन डिले जरूर कर रहा है। ऐसी शर्तें रखी जा रही हैं कि पाकिस्तान के लिए कबूल करना मुश्किल है, क्योंकि IMF को ये पता है कि पाकिस्तान के पास ज्यादा वक्त नहीं। एक वक्त पर आके पाकिस्तान को IMF की ये सारी शर्तें मंजूर करनी पड़ेंगी और इसी तरह पाकिस्तान अपने कर्ज के जाल में फंसता चला जाएगा। रामेश नकवी, न्यूज़ इंडिया।
तो देखा आपने कि कैसे पाकिस्तान कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। इसके अलावा भी एक और वजह है और वो है चाइना। जी हां, चीन पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान का आका बना हुआ था, लेकिन उसे भी पाकिस्तान के सिर से अपने हाथ खींच लिए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान की हालत और ज्यादा खराब होने लगी है। सभी दोस्त देशों ने भी पाकिस्तान से किनारा कर लिया है और ये जो हुआ है कि पाकिस्तान अब तन्हा रह गया है, इसे डिटेल में समझाते हैं आपको। पाकिस्तान के कुछ दोस्त बहुत पैसे वाले हैं, जैसे सऊदी अरब, यूएई, कतर, और इन देशों ने बीते कई सालों में पाकिस्तान की मदद भी की है। कितनी मदद पाकिस्तान की गई है, ये भी हैरान करने वाली बात है। वैसे पाकिस्तान की मदद फाइनेंशियल सपोर्ट के नाम पर की जाती है। पाकिस्तान की किसने की कितनी मदद? 2018 में सऊदी ने 6.2 बिलियन की मदद पाकिस्तान की है। उसके बाद 3 बिलियन का तेल लोन के तौर पर सऊदी ने पाकिस्तान को दिया। 2021 में और 3 बिलियन का लोन दे दिया और 2022 में फिर 8 बिलियन का पैकेज दिया। 2022 में ही कतर ने 2 बिलियन का लोन फिर पाकिस्तान को दिया। 2018 में यूएई ने 200 बिलियन की एड पाकिस्तान को दी। इन पैकेजेस का मकसद पाकिस्तान में छोटे बिजनेसेस को बढ़ावा देना था। यही नहीं, यूएई ने तो यहां तक का ऑफर दे दिया था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट कंपनीज के शेयर भी यूएई खरीदने के लिए तैयार है। अब सवाल यह है कि कोई भी देश अपने देश की कंपनीज कैसे बेच सकता है। पाकिस्तान को बीते 5 सालों में कुल 24.4 बिलियन डॉलर की मदद दी जा चुकी है। पाकिस्तान के कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने पैसे के तौर पर नहीं बल्कि किसी और फॉर्म में अपना सपोर्ट दिया है, लेकिन वो भी अब पाकिस्तान से दूर होना चाहते हैं। ईरान और पाकिस्तान के बीच एक गैस पाइपलाइन बिछाने की बात 1950 से चलती आ रही है। ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन प्रोजेक्ट 1999 में शुरू हुआ और ईरान ने अपनी तरफ की पाइपलाइन कब की बना ली, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक पाइपलाइन बिछाई ही नहीं। ईरान ने कहा है कि 2024 से पहले इस पाइपलाइन को पूरा करो, नहीं तो नुकसान की भरपाई करो। अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान बैंकक्रप्ट होने की कगार पे है और उस पर ईरान ने 18 बिलियन का फाइल वसूलने को कह दिया है। खास बात है कि इस प्रोजेक्ट का हिस्सा भारत भी बनने वाला था, लेकिन भारत ने वक्त रहते और पाकिस्तान के हालातों को जांचते हुए खुद को इस प्रोजेक्ट से दूर कर लिया था। लेकिन ये सारे देश पाकिस्तान के आका यानी चीन के सामने फीके पड़ जाते हैं। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मदद चीन ने की। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा लोन चीन के कमर्शियल बैंक से लिया है। चीन ने की पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मदद। चीन ने पाकिस्तान की 30 बिलियन डॉलर्स की मदद की। सीपैक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए पाकिस्तान ने लिया है चीन से कर्ज। चीन ने पाकिस्तान को पैसा तो दिया, लेकिन शर्तें रख दी कि सारे कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज कंपनी को ही मिलेंगे, चाइनीज वर्कर ही इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। अब हुआ क्या कि सीपैक के लिए इस्तेमाल होने वाले सारे पैसे चाइनीज बैंक में ही रखे गए, यानी चीन का फायदा ही फायदा। उन्हीं पैसों से उन्हीं की कंपनी को मुनाफा हुआ, उन्हीं के लोगों को रोजगार मिला और पाकिस्तान के हाथ लगा कर्ज और मंदी। चीन ने चालाकी से पाकिस्तान को बेवकूफ बनाकर अपनी पकड़ पाकिस्तान में और मजबूत कर ली और अपनी प्रेजेंस को भी बढ़ा लिया। अब जिस देश ने पाकिस्तान की मदद की है वो 3 बड़े कारणों की वजह से, क्या है वो कारण वो भी समझते हैं। सबसे पहला कारण है मानवता के आधार पर, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर। एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के तौर पर, जैसे कि आईएमएफ ने की, जिससे रीजनल स्टेबिलिटी रहे और सिविल वार ना हो। दूसरा है कॉमन इंटरेस्ट। सऊदी अरब, टर्की, यूएई, ईरान, ये सब मुस्लिम देश हैं। इसी वजह से उन्होंने अपना भाई समझकर पाकिस्तान की मदद की। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है आर्थिक हित, यानी कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो चीन करता है, यानी प्रॉफिट देखकर पैसा लगाता है।
पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये तीनों रीजंस एक एक करके खत्म हो रहे हैं। चाइना अपनी सीपैक के ऑपरेशंस को बंद करने के कगार पर है, क्योंकि पैंडेमिक के बाद पूरी दुनिया का विश्वास चाइना से हट गया और इसका असर चाइनीज इकोनॉमी पर भी हुआ। अब चाइना सीपैक के नाम पर पाकिस्तान को और पैसा नहीं दे रहा। टर्की और ईरान ने भी पाकिस्तान से किनारा कर लिया है और सऊदी तो पाकिस्तान से रूठ ही गया है। हुआ ये कि इमरान खान की सरकार ने कतर, टर्की, मलेशिया और पाकिस्तान देशों को संगठित करने की कोशिश की, यानी एवेंजर्स बनाने की कोशिश की, लेकिन इसमें से उन्होंने सऊदी को नदारद रखा, जिससे सऊदी भड़क गया। अब सऊदी ने भी अपने प्रॉमिसेस पाकिस्तान को याद दिलवाना शुरू कर दिया है। अब इसकी कड़ी जुड़ी आईएमएफ से। अब आईएमएफ भी पाकिस्तान से अपने प्रॉमिसेस को याद दिलवा रहा है और इसी वजह से पाकिस्तान की मदद तक नहीं हो पा रही, यानी पाकिस्तान का कंगाली में आटा गीला हो गया। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान अपने हालात सुधार पाता है। क्या कोई देश अब पाकिस्तान की मदद करने के लिए आगे आएगा। अब ऐसे में दुनिया भर के देश मान रहे हैं कि पाकिस्तान का सूरज अब डूबने वाला है। रामेश नकवी, न्यूज़ इंडिया। और इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।